हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड स्टडी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज से हम फोर्थ यूनिट को स्टार्ट कर देंगे। हमारी फिफ्थ यूनिट जो है कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ यूनिट के अंदर हमें 2.5 चैप्टर करने हैं। 2 चैप्टर रेस्पिरेशन का हमें करना है, हमें फोटोसिंथेसिस करना है, और हाफ चैप्टर हमें केवल प्लांट हार्मोन के बारे में जो है स्टडी करना है। सो आज हम रेस्पिरेशन को जो है स्टार्ट कर देते हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए सबस्ट्रेट कौन कौन से होते हैं, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या चीज़ होती है, एंड में जो है हम सम अप कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रेस्पिरेशन क्या है? अगर हम रेस्पिरेशन को हम देखें तो रेस्पिरेशन क्या है? इट इज दी हार्वेस्टिंग ऑफ एनर्जी बाय द एब्जॉर्ब्ड फूड थ्रू स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन reaction which is controlled by enzymes। क्या बताया गया है कि रेस्पिरेशन क्या है? हार्वेस्ट करना, यानी निकालना। क्या निकालना? एनर्जी को निकालना। एनर्जी को निकालते हैं, किससे निकालते हैं? एब्जॉर्ब्ड फूड से जो है वो निकालते हैं। नॉर्मली हम फूड खाते हैं एंड फूड हमारा जाता है कहाँ? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाने के बाद जो फूड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस किस के अंदर? वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर, वो जो है फ्रक्टोज के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरॉल जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट आर दीज आर दी स्मॉल components of food which we eaten and it get absorbed into the blood। और जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो ये कहाँ पर जाते हैं? ब्लड के थ्रू सेल के अंदर जाते हैं। अब जो सेल है वो इनका क्या करेगा? जो सेल जो है वो इनका करेगा रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन क्या है? एक स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन है फूड का, और उस फूड से क्या निकलता है? एनर्जी जो है वो निकलती है। नॉर्मली हम कहते हैं कि वैसे लोअर क्लास के अंदर हम पढ़ के भी यहीं आए हुए हैं कि जो ग्लूकोज है अगर उसके साथ में अगर ऑक्सीजन अगर कंबाइन हो जाती है देन इट विल गिव CO2 प्लस H2 एंड प्लस में ATP। तो ATP क्या है? एनर्जी है। और ये एनर्जी कहाँ से आई है? वो एनर्जी यहाँ से आई है। ग्लूकोज की जो एनर्जी थी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर यानी उस केमिकल के अंदर, वो एनर्जी यहाँ से लिबरेट हुई और ATP की फॉर्म में एनर्जी जो है वो स्टोर हो गई। ये जो हम नॉर्मली पढ़ते थे ये जनरल 1 स्टेप रिएक्शन के अंदर पढ़ते थे। चूँकि अब हम 11th क्लास के अंदर आ चुके हैं तो हम इसी चीज़ को ज़्यादा डिटेल के अंदर देखेंगे। बट अगर हम यहाँ तक देखें तो यहाँ तक हमें समझ में आ जाना चाहिए कि अगर फूड से एनर्जी को निकालने लग रहे हैं एंड ATP की फॉर्म में अगर स्टोर होने लग रही है तो वो क्या है? रेस्पिरेशन है। और रेस्पिरेशन कैसे होती है? स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन रिएक्शन के द्वारा। और ये किसके द्वारा कंट्रोल होती है? एंजाइम्स के द्वारा जो है कंट्रोल होती है। फूड के अंदर अगर हम कंपोनेंट देखें, फूड के अगर कंपोनेंट देखें तो उन कंपोनेंट को 2 डिफरेंट पार्ट के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। एक ऐसा पार्ट है जो कार्बोहाइड्रेट का है, कार्बोहाइड्रेट का है, फैट का है जो जनरली एनर्जी देते हैं, और एक ऐसा है जो प्रोटीन देता है। अगर हम फूड के कंपोनेंट के अंदर देखें तो रेस्पिरेशन किसका हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट का हो सकता है, फैट का हो सकता है, प्रोटीन का हो सकता है। प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है एक सेल के। तो बिल्डिंग ब्लॉक का नॉर्मली ऑक्सीडेशन नहीं होता। ऑक्सीडेशन अगर होता भी है तो वो तभी होता है
जब बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट ना हो, फैट ना हो, तो लास्ट में जो है ये होता है। तो अगर कोई सब्सटेंस रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा अगर ऑक्सीडाइज होने लग रहा है, यानी कि उसका अगर ब्रेकडाउन होने लग रहा है, तो उसको क्या देते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो फूड कंपोनेंट्स आर अंडरगो respiration, hence called, क्या कह सकते हैं उसको, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कह सकते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो हम कह सकते हैं उनको। और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो उसको कह देते हैं तो उसको हम कह देते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। एंड अगर प्रोटीन का अगर होने लग रहा है तो उसको हम कह देते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बन जाता है तो इसलिए प्रोटीन को जो है हम प्रोटोप्लाज्मिक कहते हैं। एंड ये जो है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर होता रहता है, तो हम इसको फ्लोटिंग जो है कहते हैं। नॉर्मली रेस्पिरेशन होता है किसका है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले, एंड फिर उसके बाद फैट का। एंड जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, फैट नहीं होता, देन प्रोटीन जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। एंड प्रोटीन अगर ऑक्सीडाइज होने लग जाए, यानी कि जो पेशेंट है उसकी काफ़ी बुरी हालत जो है हो चुकी है, उसको खाना जो है वो मिलता नहीं है, तो इसका मतलब प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन नॉर्मली जो है वो होता नहीं है, ये लास्ट कंडीशन के अंदर ही होता है। तो नॉर्मली हम प्लांट के अंदर ये चीज़ पढ़ने लग रहे हैं। प्लांट के अंदर क्या रेस्पिरेशन होती है, बिल्कुल उसके अंदर भी रेस्पिरेशन होती है, बट उसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस भी होती है, हाँ बिल्कुल होती है। तो यानी कि जो प्लांट है उसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, उसके अंदर रेस्पिरेशन भी होती है और उसके साथ में फोटोसिंथेसिस भी होती है। तो थोड़ा सा इसको अगर हम देखें कि हमारा जो रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है, तो रेस्पिरेशन अगर हम कहें तो जनरल अगर हम यहाँ की बात करें तो ये रेस्पिरेशन कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है, तो इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो कहते हैं। लेकिन इसके अंदर भी क्या होता है, फूड आता है, एंड फूड जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, एंड फिर CO2 जो है वो बनती है, H2O जो है वो बनता है, एंड ATP जो है बनती है। अब मैं कुछ कंपोनेंट को हटा देता हूँ, ये मैंने यहाँ से हटा दिया। तो जनरली होता क्या है, CO2 आने लग रही है, ऑक्सीजन जो है वो आने लग रही है और CO2 जो है निकलने लग रही है, ठीक है। अगर हम फोटोसिंथेसिस को अगर देखें तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर ये होता है कि CO2 के साथ में कंबाइन होता है वाटर, एंड ये बना देते हैं C6H12O6, साथ में जो ऑक्सीजन जो है वो और निकल जाती है, ठीक है, एनर्जी जो है बनती नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो CO2 जो है अंदर आने लग रही है, एंड जो ऑक्सीजन जो है बाहर निकलने लग रही है। अगर हम इन दोनों पार्ट को यहाँ से हटा दें तो बेसिकली होने क्या लगने लग रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर CO2 अंदर ली जाती है एंड ऑक्सीजन निकाली जाती है। जबकि अगर रेस्पिरेशन को अगर हम देखें तो पर्टिकुलरली ऑक्सीजन जो है अंदर आने लग रहा है और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलने लग रहा है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर ये दोनों प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली चलती रहती है, यानी रेस्पिरेशन भी फोटोसिंथेसिस भी। रेस्पिरेशन का अमाउंट जो है रिलेटिवली कम होता है, क्योंकि प्लांट जो है हमेशा एक जगह स्टेबल रहते हैं। अगर वो चलते फिरते रहते तो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती, एंड जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती तो रेस्पिरेशन भी ज़्यादा करते हैं। उसके अंदर जो है यानी प्लांट के अंदर जो है डेड टिश्यू भी ज़्यादा है। चूँकि डेड टिश्यू ज़्यादा है इस वजह से भी उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है रिलेटिवली कम है, एंड वो पैसिव प्रोसेस के द्वारा जो है काफ़ी ज़्यादा काम जो है कर लेते हैं। उनको इस वजह से ज़्यादा रेस्पिरेशन की जो है वो ज़रूरत जो है वो नहीं होती। पर्टिकुलरली मेजोरिटी के जो प्लांट है उनके अंदर ये देखा जाता है कि दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है, रात के टाइम पे चूँकि सनलाइट नहीं होती तो इस वजह से रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो होती है। लेकिन कुछ ऐसा भी टाइम होता है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी कि जो रेस्पिरेशन का रेट है और जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो दोनों सेम हो जाता है। जब ये दोनों सेम हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम कंपनसेशन पॉइंट।
यानी कंपनसेट हो गई, यानी दोनों जो है इक्वली हो गई, फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। तो ऐसा कब हो सकता है? तो अगर हम फोटोसिंथेसिस को देखें तो दे रिक्वायर CO2, दे रिक्वायर वाटर एंड व्हाट आल्सो दे रिक्वायर लाइट। तो कब हो सकता है ऐसा, यानी कि रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस कब बराबर हो सकता है? जब CO2, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें C3 प्लांट के लिए, हम आगे चल के पढ़ेंगे C3 और C4 के बारे में, लेकिन अगर C4 जो प्लांट है अगर उसको 5 ppm अगर CO2 अगर मिलती है या उससे कम अगर मिलती है तो जो C4 प्लांट होते हैं उनके अंदर कंपनसेशन पॉइंट जो है वो आ सकता है। C3 का अगर हम देखें तो अराउंड 25 ppm पे जो है कंपनसेशन पॉइंट जो है वो अचीव हो जाता है। अगर लाइट का हम देखें तो प्लांट भी अलग अलग दो टाइप के हो सकते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो छांव के अंदर रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सन के अंदर जो है रहते हैं। तो यानी कि कुछ तो शेड प्लांट जो है वो होते हैं और कुछ जो है सन प्लांट जो है वो होते हैं। तो अगर शेड प्लांट को देखें तो उनको तो लाइट वैसे भी कम चाहिए, तो अराउंड 2.5 फीट कैंडल अगर उनको लाइट मिलती है, अराउंड 2.5 से 100 मानते हैं हम, अगर इतनी मिलती है तो कंपनसेशन पॉइंट जो है वो अच्छे हो जाता है। अगर हम सनी प्लांट को देखें तो वो तो हमेशा लाइट के आगे जो है रहते हैं। अगर उनको 100 से 400 फीट कैंडल तक अगर लाइट मिलती है दैन कंपनसेशन पॉइंट जो है इट कैन बी अचीव्ड। तो ऐसा जो है हो सकता है। तो हम इनके बारे में जो है ज़्यादा डिटेल जो है वो नहीं पढ़ेंगे, बट आपको इतना सा पता होना चाहिए कि कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है। रेस्पिरेशन रेट बराबर हो जाए किसके? फोटोसिंथेसिस रेट के। एंड ये कब हो सकता है? जब CO2 एंड लाइट जो है रिलेटिवली कम हो जाए। तो जनरली शाम का टाइम हो गया, फिर क्लाउडी डेज हो गए, उस टाइम पे ऐसी कंडीशन जो है वो आ सकती है। पैरामीटर जो है इस तरीके से जो हम वो दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम रेस्पिरेशन को देखें तो रेस्पिरेशन के अंदर एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या है? CO2 इवोल्ड बटे में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड। लेट्स से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6, वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो मिली कितनी? 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है मिली। एंड उन्होंने 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकाल दी, साथ में H2O जो है वो बनाया, साथ में ATP जो है वो बनाई। तो ऑक्सीजन कितनी यूज़ हुई? 6। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितनी यूज़ हुई? 6। तो R इसका क्या हो गया? यानी रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या हो गया? 1। तो यानी जो ग्लूकोज है उसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है? वो 1 होता है। अगर हम फैट का देखें तो फैट का जो R है यानी रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो है वो 0.7 होता है। अगर हम कुछ एसिड की बात करें, जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड की अगर हम बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड का जो R है वो कितना होता है? 4 होता है। इसी तरीके से अगर हम सक्कुलेंट प्लांट का R अगर देखते हैं, सक्कुलेंट प्लांट का अगर R जो है अगर हम देखते हैं तो उनका कितना मिलता है? 0। तो जो कौन सा सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज होने लग रहा है उस हिसाब से उसका R जो है वो डिटरमाइन हो जाता है। R का होने से क्या पता चलता है कि बॉडी के अंदर जो फूड की कंपोजिशन है वो किस तरीके से है, उनकी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ है वो स्टोर्ड है। जो रेस्पिरेशन है वो एक डिफरेंट प्रोसेस है एज कम्पेयर टू हमारा जो कंबशन है। रेस्पिरेशन जो है वो सेलुलर होता है, यानी सेल के अंदर होता है, जबकि कंबशन जो है वो बॉडी के बाहर होता है। जैसे कि आपने एक लकड़ी ली, उसको आपने बर्न कर दिया, वो क्या है? कंबशन है। लेकिन आपने फूड अपनी बॉडी के अंदर लिया एंड फिर वो एंजाइमेटिकली तरीके से जो है वो डिग्रेड होने लग रहा है एंड ऑक्सीडाइज जो है वो होने लग रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन बॉडी के अंदर होता है, कंबशन बॉडी के बाहर होता है।
कंबशन बॉडी के बाहर जब भी होता है तो उस टाइम पे हीट एनर्जी जो है ज़्यादा निकलती है, जबकि रेस्पिरेशन जब होता है तो जितनी हीट एनर्जी निकलती है उसके साथ में कुछ एनर्जी जो है स्टोर्ड भी हो जाती है एटीपी के फॉर्म में। तो रेस्पिरेशन जो है इज़ अ क्वाइट डिफरेंट प्रोसेस, बिकॉज उसके अंदर एंजाइम भी इन्वॉल्व होते हैं एंड उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, जबकि जो बर्निंग है या जो कंबशन है वो चूँकि बॉडी के बाहर होता है तो वो इस तरीके से कंट्रोल जो है वो नहीं होता। कि कोई भी फूड है लाइक जैसे ग्लूकोज है, उसको हम लोअर क्लास के अंदर ये तो कह देते हैं 6O2 जो है वो मिली, एंड उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो गया पायरुवेट के अंदर, और पायरुवेट जो है वो आगे चली कन्वर्ट हो गया किसके अंदर 6CO2 के अंदर प्लस 6H2O के अंदर, एंड उसके साथ में अगर एरोबिक रिएक्शन होने लग रही है तो 36 या फिर 38 ATP जो है बन सकती है। आई थिंक ये आपने जो 10th क्लास है उसके अंदर आपने पढ़ा था। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है कौन सी, ग्लाइकोसिस। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा एक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है क्रेब्स साइकिल। तो हम क्रेब्स साइकिल को देखेंगे ही, इसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट जो प्रोसेस यहाँ पे आती है जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर, हमें पहले वो प्रोसेस पढ़नी है। सो हमारा जो पहला टॉपिक स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। तो स्टार्ट करते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को इन अदर वर्ड हम EMP पाथवे भी बोल देते हैं, EMP। अब EMP क्यों कहते हैं, क्योंकि 3 डिफरेंट साइंटिस्ट थे भाई। कौन कौन थे, एक तो एब्डन था, एम्डन, दूसरा मेयर होफ एंड तीसरा पार्नस। तो 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस दिया था, इसी वजह से हम इसको EMP पाथवे या फिर ग्लाइकोलाइसिस जो है वो भी हम कह देते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को अगर हमको समझना है तो ग्लाइकोलाइसिस को हम कह सकते हैं, अगर हम समझना चाहें तो वर्ड कोई ब्रेक करें तो ग्लाइको एंड लाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन, एंड ग्लाइको का मतलब क्या है, ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कहाँ पर होगा, सेल के अंदर होगा। सो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, it is a 10-step oxidation reaction in which glucose is converted into pyruvate by या फिर विद दी हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ये कहाँ होती है भाई, इट ओकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड इट इज़ डिस्कवर्ड बाय एम्डन, मेयर होफ, पार्नस, यानी 3 डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा जो है ये डिस्कवर जो है हुई थी। तो एक बड़ा पाथवे है, जो पाथवे हमें लर्न जो है करना है, ज़्यादा रिलेटिवली मुश्किल है भी नहीं, एंड मैं आपको कुछ एक सर्टेन ट्रिक्स जो है वो बता दूंगा जिससे आपको वो रिलेटिवली काफ़ी आसान जो है वो लगे। एंजाइम्स को आपने 10th क्लास के अंदर ही पढ़ा था। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो एक सेल के अंदर पाए जाते हैं या फिर हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जो सर्टेन सबस्ट्रेट को कैप्चर करते हैं एंड उनको आइदर या तो ब्रेक डाउन कर देते हैं या फिर 2 डिफरेंट सबस्ट्रेट को आपस में जो है जोड़ देते हैं। तो जिस तरीके से हमारे पास हैंड्स हैं और जो हैंड है वो किसी को तोड़ने में, किसी जोड़ने में काम आते हैं, उसी तरीके से इंटरनली अगर हम अपनी मोलिकुलर बॉडी के अंदर देखें तो हमारी जो सेल्स है उनके अंदर कई सारे ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कुछ एक सर्टेन चीज़ों को जोड़ने, तोड़ने, उनको ट्रांसफ़र करने के जो है काम आता है। एंड जो जैसा काम करता है उसके हिसाब से हमने उसका नाम भी वैसे ही दे रखा है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई फास्फेट ग्रुप को अगर ट्रांसफ़र करता है बाय ADP या फिर ATP, तो उस टाइप के एंजाइम को हम क्या कह देते हैं, हम उसको कह देते हैं काइनेज। तो काइनेज का काम क्या है, फास्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करना। अगर कोई हाइड्रोजन आयन को
हाइड्रोजन जो ग्रुप है या फिर हाइड्रोजन आयन को अगर कोई ट्रांसफ़र करता है तो उसको हम क्या क्या बोल देते हैं, डिहाइड्रोजिनेज। इसी तरीके से अगर कोई शिफ्ट करवाता है एक ग्रुप को किसी दूसरे ग्रुप के अंदर जो है अगर शिफ्ट कराता है, यानी कि अगर शिफ्टिंग ऑफ ग्रुप अगर होता है उसी सेम मॉलिक्यूल के अंदर, विद इन सेम मॉलिक्यूल, तो उसको हम क्या कह देंगे, विद इन सेम मॉलिक्यूल उसको हम क्या कह देंगे, म्यूटेज जो है हम कह देते हैं। क्योंकि एंजाइम से तो लास्ट में क्या लगा रहता है, एज जो है वो लगा रहता है। इसी तरीके से हम डिफरेंट दूसरी चीज़ों को भी देखेंगे जो हमें साथ के साथ जो है वो मिलेंगे। अगर कोई आइसोमर अगर बनाने लग रहा है, आइसोमर की फॉर्मेशन अगर कोई एंजाइम अगर करने लग रहा है तो हम उस एंजाइम को क्या कह देंगे, आइसोमरेज जो है वो उसका नाम जो हम बोल देंगे। ठीक है, तो ये याद रह जाएगा। काइनेज का काम क्या है, काइनेज इज एन एंजाइम विच ट्रांसफर फास्फेट ग्रुप, डिहाइड्रोजिनेज इज एन एंजाइम विच ट्रांसफर हाइड्रोजन आयन, म्यूटेज इज एन एंजाइम विच शिफ्ट द ग्रुप विद इन दी सेम मॉलिक्यूल, और आइसोमरेज क्या करता है, आइसोमर जो है वो फॉर्म करता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, इन्हें याद हो जाएगी। अगर ये याद हो जाएगी तो आगे हम जो ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे वो भी रिलेटिवली आसान है, आप उसको भी जो है आसानी से लर्न जो है वो कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस को। तो जो हमारा फूड जो है वो अल्टीमेटली ब्लड के थ्रू सेल तक जो है पहुंच जाता है। अब सेल के अंदर जब वो ग्लूकोज आ गया है तो उस ग्लूकोज का क्या होगा, वेल जो ग्लूकोज जो है उसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है और वो इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब जो इम्पोर्टेंट बात जो आपको नोट करनी है, 6 फास्फेट आ गया, यानी कि ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज को लिखते हैं C6H12O6। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 6 मॉलिक्यूल है, यानी कि जो छठा कार्बन है उसके साथ में क्या जुड़ गया, फास्फेट जुड़ गया। अगर फास्फेट जुड़ने लग रहा है यानी फास्फेट का ट्रांसफ़र हुआ है, अगर फास्फेट का ट्रांसफ़र हुआ है तो इसका मतलब एंजाइम कौन सा आएगा, यहाँ पे काइनेज आया। अगर ग्लूकोज को देखें तो उसके अंदर कितने कार्बन है, 6, तो इसी वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं, हेक्सोकाइनेज कह सकते हैं। बड़ा सिंपल है ना। एंड ये किस तरीके से करता है, एटीपी को यूज़ करता है, तो एटीपी को कन्वर्ट कर देता है एडीपी के अंदर। तो एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, तो ट्राई था तो यानी कि 3rd फास्फेट था, वो कहाँ चला जाएगा, वो ग्लूकोज के अंदर चला जाएगा एंड जो ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है जी, इतना क्लियर है। इसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद ग्लूकोज का एक आइसोमर बनता है जिसका नाम है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है वो बन जाता है। अब जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, फ्रक्टोज जो है वो इसका आइसोमर है। तो कौन सा एंजाइम आइसोमर बनाता है, आइसोमरेज। तो क्या लिख सकते हैं, कौन सा एंजाइम होगा, फास्फोहेक्सोकाइनेज जो है वो लिख सकते हैं। आइसोमरिक रिएक्शन जो है वो कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक फास्फेट फिर दोबारा से ट्रांसफ़र होता है और क्या बन जाता है, फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट वो बन जाता है। तो छठे कार्बन पे तो पहले से ही फास्फेट था, फर्स्ट कार्बन पे फिर दोबारा से एक फास्फेट जो है आके जुड़ गया। तो व्हाट इट मीन्स बड़ा सिंपल सा है कि एक और फास्फेट अगर यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा, काइनेज आएगा। और काइनेज किस सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करने लग रहा था, ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि फ्रक्टोज काइनेज एक एंजाइम है, उसने क्या किया, उसने एक एटीपी यूज़ की और एटीपी को यूज़ करके उसने एक फास्फेट को रिमूव कर दिया और किसके अंदर डाल दिया, फ्रक्टोज 6 फास्फेट के अंदर डाल दिया। अब यहाँ तक अगर हम देखें तो हम क्या करने लग रहे हैं, एनर्जी देने लग रहे हैं। तो जब एनर्जी लगने लग रहे हैं तो ये एक फेज़ हो गया जिसको हम बोलते हैं प्रीपेरेटरी फेज़। उसके अंदर हम मॉलिक्यूल के अंदर इतनी एनर्जी दे देते हैं जिससे कि आगे चल के वो जो ब्रेक डाउन जो है वो हो जाए। क्योंकि यहाँ पर फास्फेट का ट्रांसफ़र हुआ है तो इस वजह से यहाँ पर जो रिएक्शन होती है हम उसको क्या बोल देते हैं, फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ फास्फेट ग्रुप
ग्लूकोज से ग्लूकोज फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर देखिए तो आइसोमर बना है, तो इसी वजह से हम क्या क्या कह सकते हैं, आइसोमराइजेशन रिएक्शन जो है वो यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन, यहाँ पे दूसरी रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, इसके अंदर फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है वो बना है। तो हम ये भी लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कौन सी रिएक्शन हुई है, फास्फोराइलेशन जो रिएक्शन जो है वो हुई है। क्लियर है भाई यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में एक एंजाइम जो है एक्ट करता है जिसको बोलते हैं एल्डोलेज, और एल्डोलेज जो है इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देगा, क्योंकि 2 फास्फेट लग चुके हैं तो एनर्जी सफिशिएंट है, मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जा सकता है। तो मॉलिक्यूल किस किस पार्ट के अंदर कन्वर्ट होता है? एक तो कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फास्फेट, और किसके अंदर कन्वर्ट होता है? ग्लीसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो ये जो 4th रिएक्शन है उसको हम क्या कह सकते हैं? स्प्लिटिंग। टूटा है ना भाई, स्प्लिटिंग कह सकते हैं। एंड इन दोनों के बीच में एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन जो है वो होती है। तो 5th रिएक्शन कौन सी होगी? आइसोमराइजेशन रिएक्शन जो है वो हुई है। तो आइसोमराइजेशन के लिए एंजाइम कौन सा आएगा? आइसोमरेज आ जाएगा। ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल है, तो इसी वजह से हम कहते हैं ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज। क्लियर है भाई? इतना कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो है देखते रहे। अगर साथ के साथ में अगर आपको समझ में आने लग रहा है, इट इज़ वेल एंड गुड। ठीक है, अगर नहीं आता यू कैन कॉन्टैक्ट मी, या फिर कमेंट कर सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर जो है एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है वो लगती है, साथ में इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के लिए NAD पॉजिटिव जो है वो यूज़ किया जाता है, और NADH और H पॉजिटिव जो है वो बन जाता है। जब भी हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होता है तो उसके लिए एंजाइम कौन सा आएगा? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो यूज़ होगा। मॉलिक्यूल कौन सा है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो है इसके ऊपर एक्ट करेगा, एंड एक PI जो है यहाँ पे आके जो है कंबाइन हो चुका है, तो इसी वजह से 1,3 फास्फोग्लिसरेट जो है वो बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो 1,3 बाई, क्योंकि 2 हो गए ना, 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट जो है वो बन गया। एक PI यहाँ पे आ गया, एक फास्फेट यहाँ पहले से ही था। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है, अच्छा ये यहाँ पर जो हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन जो है वो हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या होगा। 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 3 फास्फोग्लिसरेट के अंदर। अब जो 3 फास्फोग्लिसरेट है उसके अंदर क्या हुआ होगा? एक फास्फेट ग्रुप चेंज जो है वो चला गया, तो यानी कि ADP किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? ATP के अंदर। किसकी हेल्प से? फास्फेट ट्रांसफ़र किसकी हेल्प से होता है? काइनेज की हेल्प से। तो फास्फोग्लिसरो काइनेज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको हम अलग से, क्योंकि एक फास्फेट यहीं से गया है तो हम इसको कह देते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन का मतलब क्या है? फास्फेट रिमूव किया गया। किससे रिमूव किया गया? जो सबस्ट्रेट जो है उससे रिमूव किया गया। उसके बाद मैं इसको थोड़ा ऊपर जो है बनाने लग रहा हूँ। ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? 2 फास्फोग्लिसरेट के अंदर। अब फास्फेट तो पहले से ही था, लेकिन 3 कार्बन से कहाँ चेंज हो गया? 2 कार्बन के अंदर। तो एंजाइम कौन सा आ जाएगा? म्यूटेज। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। तो 8 के अंदर क्या हुआ है? रीअरेंजमेंट हुई है।
2 फास्फोग्लिसेट जो है वो आगे चले कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, फास्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। और फास्फोइनोल पायरुवेट जब कन्वर्ट होता है तो उससे वाटर जो है बाहर निकल जाता है। अगर ये बाहर निकल गया तो यानी इनोन एसिडिक ओन, इसका मतलब यहाँ पर एंजाइम कौन सा आ जाएगा, इनोलेज। तो अगर वाटर बाहर निकला है तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी हमारी डिहाइड्रेशन। उसके बाद में फास्फोइनोल पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर जो है कन्वर्ट होता है। तो इसके साथ तो फास्फेट ग्रुप जो है वो अटैच था, तो क्या हुआ होगा, वेल एक एडीपी कन्वर्ट हो गया होगा किसके अंदर, एटीपी के अंदर। और यहाँ पर एंजाइम कौन सा आएगा, काइनेज, किसके ऊपर एक्ट होने लग रहा है, पायरुवेट के अंदर। तो इसी वजह से नाम क्या हो गया, पायरुवेट काइनेज जो है वो हो गया। तो 10th हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट। 10 रिएक्शन जो है हमारी कंप्लीट हो गई एंड अल्टीमेटली उससे कुछ एनर्जी जो है डेवलप हुई है। जैसे एटीपी यहाँ पर डेवलप हुई है, एक एटीपी जो है यहाँ पे डेवलप हुई है। तो अगर मैं इसका समअप देखूँ, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा समअप करूँ तो समअप ये है कि इस जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस उसके अंदर यूज़ होता है क्या, ग्लूकोज। उसका एक तो प्रिपरेटरी फेज़ था और दूसरा जो है एक फेज़ था जहाँ पर एटीपी बनने लग जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं पे ऑफ फेज़, यानी कि जहाँ पर कुछ रिटर्न में जो है मिलता है। तो ग्लूकोज के साथ में क्या क्या देना पड़ता है, 2 एटीपी जो है वो देनी पड़ती है और इसके साथ में एक पीआई जो है वो देनी पड़ती है। एक पीआई तो ये है, फिर जब ये भी जब इसके अंदर कन्वर्ट होगा तो इसको भी चाहिएगा फिर दोबारा से, तो यानी कि 2 पीआई चाहिए होगी। एनएडी जो है वो देना पड़ता है। एनएडी क्या है, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड है, एक हाइड्रोजन का कैरियर होता है, साथ में इलेक्ट्रॉन को भी कैरी करता है। ये कितने चाहिए, एक तो इस रिएक्शन के अंदर, यानी ये जब मॉलिक्यूल जाएगा, जब ये मॉलिक्यूल इसके अंदर कन्वर्ट होगा तो फिर दोबारा से ये चाहिए होगा, तो 2 ये चीज़ चाहिए। फिर उससे मिलता क्या है, वेल ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर। तो पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, पायरुवेट के बन जाएंगे 2, क्योंकि एक मॉलिक्यूल तो इससे बनेगा, फिर ये जब इसके अंदर कन्वर्ट होगा तो फिर दोबारा से ये बन जाएगा। तो 2 पायरुवेट जो है बनते हैं। इसके अलावा और क्या बनता है, एटीपी बनते हैं, कितने भाई, एक यहाँ पर बना, एक यहाँ पर बना, 2 ये होंगे। जब ये मॉलिक्यूल इसके अंदर कन्वर्ट होगा तो 2 फिर दोबारा से चाहिएंगे, तो यानी टोटल मिला के एटीपी कितने बने, 2 बने। और क्या बना, और इसके साथ में जो NADH पॉजिटिव जो है वो बना, क्या एक बना, नहीं, जब ये इसके अंदर कन्वर्ट हुआ तो फिर दोबारा से ये चाहिए होगा। तो अल्टीमेटली ये हमें एंड प्रोडक्ट जो है मिलता है इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर। आई होप आपको ये अच्छे से जो है समझ में आएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो उसको कमेंट करें या फिर डायरेक्टली जो है कांटेक्ट करें मुझे। प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि एक टाइप की ये बायोकेमिस्ट्री है, जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ये लर्न जो है वो नहीं होंगे। आई होप मैंने काफ़ी अच्छे से जो है सिंप्लीफाइड तरीके से जो है बताया है, बट इट इज़ स्टिल अप टू यू कि आप कितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, तो वैसे मेजॉरिटी तो गर्ल्स होती हैं बायो के अंदर, तो प्रैक्टिस मेक गर्ल्स परफेक्ट। तो आपको परफेक्ट बनना है, इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए एंड मुझे व्हाट्सअप कीजिए कि सर हमने जो है ये प्रैक्टिस की है एंड फाइनली जो है हमें लर्न हो चुका है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर वीडियो। सो आई होप आपको कुछ ना कुछ जो है न्यू लर्न जो है वो हुआ होगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।